हे गाइस, मैं हूँ आसिफ सैफ़ी और आप देख रहे हैं अपना पैनल चैनल सैफ बायोलॉजी। मैं आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस चैनल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग चैप्टर 14 रेस्पिरेशन प्लांट बायोलॉजी क्लास 11th का। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन क्या होती है। ठीक है। तो रेस्पिरेशन सभी लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर वो फूड को बनाता है। ठीक है। जो बनाए हुए फूड होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है और उस ब्रेक डाउन को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है। और जब उसी ब्रेक डाउन फूड को तोड़कर उसमें से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, जो एनर्जी निकलती है उससे हम लोग को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और उसी एटीपी एनर्जी को हम लोग एटीपी करेंसी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एटीपी होती है हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के अंदर यूज़ होती है। ठीक है। इसमें एनाबॉलिज्म होता है, यानी कि नए प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, या कोई भी लिविंग बॉडी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो। और वायरस तो नहीं होता खैर लिविंग, तो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, सबके अंदर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन में होता क्या है, बेसिकली जो फूड हमारा बनाया गया होता है प्लांट के द्वारा, तो हमें तो यहाँ तो प्लांट के अंदर जो फूड बनता है तो प्लांट के अंदर ही उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है। यानी वो जो फूड क्या हो रहा है प्लांट के अंदर ही बन रहा है, प्लांट के अंदर ही टूट रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि जो फूड हो रहा है प्लांट के अंदर किस प्रकार से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसी को हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। और आपको पता है कि जो फूड होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये दिखाया गया कि ऑल जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, यानी ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लाइफ, यानी कि हम अपने जितने भी हम लोग जीवन जीने के लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सांस लेते हैं। बट वाई इज़ ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ, लेकिन ब्रीथिंग इतनी एसेंशियल क्यों है लाइफ के लिए। तो आपको पता है कि ब्रीथिंग की होगी तो सांस लेंगे सभी ऑर्गेनिज्म, और जिसके द्वारा क्या होगा कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। ठीक है। ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को, और उसमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है ना। इसलिए हम लोग सबके सब ब्रीथिंग करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बनी रहे और वो फूड जो है जो हमारी बॉडी के अंदर गया है या प्लांट की बॉडी में गया है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गया है, वो ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये कि व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ, क्या होता है जब हम ब्रीथ करते हैं। तो आपको पता है कि जब कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स ब्रीथ करता है तो उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ठीक है। अब वो ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है बॉडी के अंदर जाने के बाद जो हमारा फूड बनता है कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट फूड बनता है उसको ब्रेक डाउन करती है, और जिसमें से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए सांस ली जाती है। मान लो किसी की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है तो उसकी बॉडी के अंदर फूड का जो वो डिकम्पोजिशन है, फूड का ब्रेक डाउन है, वो नहीं होगा। ब्रेक डाउन नहीं होगा तो उसमें एनर्जी क्या होगी, हमें नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ। इसलिए क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे उनका प्लांट हो चाहे कोई माइक्रोब्स यानी कि छोटे छोटे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हमारे, वो सब सांस लेते हैं। इफ सो हाउ, और वो कैसे लेते हैं। तो इस चैप्टर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट के बारे में मोस्टली। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। बेसिकली क्या होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़। सभी को डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। वो कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। और फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है ना। और बी इट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इवन ब्रीथिंग, सारे काम करने के लिए, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो बॉडी के अंदर या बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह, या मूवमेंट करनी हो हमें, जहाँ हम लोग मूवमेंट वर्क करते हैं, वो सब करने के लिए, या रिप्रोडक्शन प्रोसेस यानी जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। इवन ब्रीथिंग, खुद सांस लेने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एटीपी इज़ द करेंसी है। ठीक है। एनर्जी करेंसी कहा जाता है उसको। तो वो कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है। अब उसका ब्रेकडाउन कौन करता है, तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, यानी खाने बनने की जो प्रोसेस होती है जिसमें फूड बनता है हमारा, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। लेकिन जब उसकी ब्रेकडाउन की बात आती है तो वो हमारा सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। आपने सुना होगा 9th क्लास के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारा कोशिका का बिजली घर है, यानी हमारे जो पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है। वो क्या करता है, पावर बनाता है, यानी एटीपी को जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, वो फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है।
उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है ना, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो अब वो एटीपी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जो होती है बॉडी की, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी के अंदर की जितनी प्रोसेस है, ठीक है, वो सारी सारी क्या होती है, उस एनर्जी के द्वारा उस एनर्जी को खर्च करने से होती है। उसके बाद आते हैं वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, आपको बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया से आती है बेसिकली, इसमें सारा डिटेल ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ चैप्टर को। डू प्लांट ईट, क्या प्लांट ईट करते हैं? हाँ प्लांट ईट करते हैं भैया। प्लांट ईट नहीं करेंगे तो खाना कैसे, एनर्जी कैसे मिलेगी उन्हें, ठीक है, वहाँ पर रिटर्न होता है। इवन ये जो मैंने ग्रीन लेटर के अंदर यहाँ लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ ग्रीन से, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड, क्या जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फूड को खाते हैं? हाँ भैया, वो भी फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। बस उनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं, जैसे वैक्यूल्स हो गया, फूड वैक्यूल्स नाम जैसे आपने सुना होगा कि अमीबा के पास फूड वैक्यूल होता है। तो उस फूड वैक्यूल यानी छोटा सा जो स्ट्रक्चर उसकी एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट है, उससे फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और मैनी मोर क्वेश्चन जो होते हैं माइंड के अंदर आते हैं, ठीक है। अब माइंड के अंदर ये दूसरा ग्रीन पार्ट मैंने दूसरा हाईलाइट किया है, ठीक है। इससे पहले इस पैराग्राफ को स्टार्ट से पढ़ते हैं। ऑल द लिविंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस, सबको पता है कि इस लाइफ प्रोसेस को पूरा करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वो कब मिलती है एनर्जी? इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैकर मॉलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड, जिसको हम खाना बोलते हैं, भोजन बोलते हैं, जिसको फूड बोलते हैं, उसके ऑक्सीडेशन से यानी उसके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है, उससे हमारे जीवन की जितनी लाइफ प्रोसेस होती हैं वो पूरी होती हैं। अब यहाँ पे हाइलाइटर पे आ जाते हैं हम लोग। ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड, जितने हमने देखा होगा जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जितने साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया बेसिकली इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इनके पास ये फूड प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। वो मोस्टली यही दो होते हैं, ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया, यही प्रिपेयर कर पाते हैं अपने फूड को, अपने खाने को बना पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रैप का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, ठीक है ना, अपने पास स्टोर कर लेना, एकदम पकड़ के रख लेना। तो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसके पास पकड़ कर रख लेते हैं, और केमिकल एनर्जी के अंदर क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। केमिकल एनर्जी क्या होती है, हमारा फूड जो बनाते हैं वो होती है केमिकल एनर्जी, ठीक है। दैट इज़ स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब वो फूड कौन कौन का हो सकता है, वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, सक्रोज कह सकते हैं, स्टार्च कह सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे फॉर्म होगा, तो भैया क्या वो एनर्जी क्या होगी, वो केमिकल एनर्जी बॉन्ड बना लेगी एक दूसरे के साथ, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बन जाएंगे कई सारे, ठीक है। वही हमारी एटीपी एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हुई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट टू नॉट ऑल सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसिस, कहता है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सारे के सारे जो बॉडी होती है उनकी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, इसका मतलब जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती हैं। दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर, कहते हैं कि ये जो क्लोरोफिल होती है ये सबसे सुपरफिशियल जो लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है प्लांट्स की, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि प्लांट की पूरी जो बॉडी होती है वो सारी के सारी सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती, उसका कुछ पार्ट ही जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। जैसे ग्रीन लीफ, आपने सुना होगा कि जो लीफ होती हैं वो फूड फैक्ट्री है, यानी कि ग्रीन लीफ जो होती हैं वो खाना बनाती हैं, पूरा प्लांट खाना नहीं बनाता। हैंस इवन इन ग्रीन प्लांट ऑल अदर ऑर्गन, मान लो उसके बाकी जो ऑर्गन है, टिश्यूज़ हैं, सेल्स है, दैट आर नॉन ग्रीन, और वो नॉन ग्रीन है। जैसे उसका स्टेम हो गया, ठीक है, और कुछ ऑर्गन हो गए, कुछ टिश्यू हो गई, जड़ हो गई, तो वो नॉन ग्रीन है। नॉन ग्रीन का मतलब वो ग्रीन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको फूड की ज़रूरत है, नीड फॉर फूड फॉर ऑक्सीडेशन, उसको काम करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो है ये फूड क्या होता है, ये फिर जो लीफ होती हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, जो लीफ होती हैं वो फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड को सारी स्टेम तक जो कि नॉन ग्रीन होती है, सारी रूट्स तक जो कि नॉन ग्रीन होती है, ठीक है ना। फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेट टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट, जितने भी नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं वहाँ पर फूड स्टोर होता है। इवन इसके अलावा जैसे एनिमल्स हो गए वो भी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स, लेकिन वो क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो आप छोटे क्लास में पढ़ा है कि वो कहाँ से फूड को ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स से, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं।
ठीक है। मान लो आगे 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 जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अब एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, कई प्रकार के एनिमल्स होते हैं। कुछ जो होते हैं जिनको डायरेक्टली हार्बीवोरस कहा जाता है। हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली जो होते हैं प्लांट्स को ईट करते हैं, और दूसरे वो होते हैं इनडायरेक्टली फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी हार्बीवोरस ने सीधा प्लांट्स को डाइजेस्ट किया और दूसरे एनिमल ने उस एनिमल को खा लिया जो कि हार्बीवोर है, जो कि हमारा ग्रीन प्लांट्स को खाता है, उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। आपने फूड चेन में पढ़ा होगा, आपने 9th क्लास के अंदर फूड चेन के अंदर पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये हमारा इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ये फूड ले रहा है, वो भी प्लांट से ले रहा है इनडायरेक्टली। ऐसे क्या होते हैं हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं, लाइक फंजाई होती है, ठीक है, आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। लेकिन जो सेप्रोफाइट्स होते हैं जिसमें फंजाई आती है हमारी, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, सड़े गले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। और प्लांट क्या कर रहा है, फूड को पहले तो प्रिपेयर कर रहा है, उसके बाद वो फूड भी उस फूड को यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। किस लिए यूज़ कर रहा है भैया, एनर्जी चाहिए होती है सबको। एनर्जी का मतलब एटीपी, जो बाकी जितनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी की या प्लांट बॉडी की या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो पूरी कर सके। चाहे उसको रिप्रोडक्शन करना होगा यानी नई जीवन देना होगा किसी को, तो क्या करेगा, उसके लिए भी उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे कई प्रकार के हम लोग आ जाते हैं आगे। दिस चैप्टर डील विद सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या करना है, हमें सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करना है कि जो सेल होती है उसके ना जो रेस्पिरेशन उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लो कि सेल के अंदर क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड का ब्रेकडाउन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंस होता है, और सेल के अंदर जब वो ब्रेकडाउन करता है तो उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना। और जब वो ब्रेकडाउन करता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी निकलती है, और उसको वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करके बना देता है, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं हम लोग, ये दूसरा हाईलाइटर पे आ जाओ। ये जो आ गया है यहाँ पे, द ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन दी सेल्स। ये कहता है कि जो सीसी बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे बने हैं, कार्बोहाइड्रेट बना है, उसके अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा तोड़ा जाता है, ऑक्सीडेशन के द्वारा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कार्बन कार्बन जो ग्लूकोज होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट होता है, उस इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो टूटता है, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जब वो टूटता है तो उसमें कैसे टूटता है, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, वो एक दूसरे से टूट जाते हैं। ये सब सेल के अंदर होता है, ठीक है ना। लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और जिसकी वजह से क्या होता है, जब बॉन्ड टूटते हैं तो कंसिडरेबल यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पास भी होता है, प्रोटीन के पास भी होता है, फैट के पास भी होता है, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट हमारा, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो ब्रेकडाउन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं, जिसको भी हमें तोड़ना है। तो नीचे जो आता है एक और दूसरे कलर का हाइलाइटर का इस्तेमाल किया है मैंने, उसको देखिए। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नॉन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जिस कंपाउंड का यूज़ किया जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए वो हमारा क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, ठीक है। और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आप देख पाएंगे कि इसमें बेसिकली मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन प्रोटीन और फैट क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इवन ऑर्गेनिक एसिड भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जिनसे पूरी तरीके से एनर्जी हमें नहीं मिल पाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर एनर्जी की देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज सक्रोज मिलता है हमें, वो एक गुड फूड है, ठीक है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, जिसे हम लोग ग्लूकोन डी के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन ए सेल ऑल एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल। इसका मतलब वही है कि जितने भी सारे सबस्ट्रेट होते हैं उसमें सारी एनर्जी नहीं निकल पाती है। और ये सारी जो एनर्जी होती है, अब मान लें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की बात करें, तो ये एक सिंगल स्टेप में नहीं एनर्जी निकल जाती है। इट इज़ रिलीज्ड इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप बाइज रिडक्शन। ये कहता है इट इज़ रिलीज्ड इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप बाइज रिडक्शन कंट्रोल बाय एंजाइम्स एंड इज ट्रैप्ड एज ए केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये कहता है कि ये एक स्टेप में नहीं होता, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि एकदम से आया ग्लूकोज और ब्रेकडाउन हो गया और एनर्जी सारी निकल गई। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं, ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, एक सीरीज में होती है प्रोसेस, ठीक है।
और ये प्रोसेस जो होती है वो एंजाइमेटिक होती है, क्योंकि ये सारे सारे एंजाइम जो होते हैं, आपने देखा होगा जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। अब वो एक साथ नहीं करते, वो सीरीज में करते हैं, लाइन से करते हैं, ठीक है। तो ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस भी है जो कंट्रोल करती है, यानी इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम्स भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ से ये समझ में आती है कि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। दूसरी ये बात समझ में आती है कि ये एंजाइम इसको कंट्रोल करते हैं। और तीसरी बात ये समझ में आती है कि इससे जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, एज ए केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी इससे निकल रही है इस केमिकल कंपाउंड्स के टूटने से, वो इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। ये बात हमें समझ में आ जाती है। अब आगे जाते हैं। एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं छोटे क्लास में कि जो एटीपी होती है वो हमारी एनर्जी करेंसी होती है सेल की, ठीक है। हमारा पार्ट आता है डू प्लांट ब्रीथ। क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? हाँ भैया करते हैं प्लांट, ठीक है। जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट को छोड़ के वो ऑक्सीजन को एंटर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ठीक है। और प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है। वो तब करता है जब फूड को प्रिपेयर करता है, लेकिन जब उसको फूड को रेस्पायरेटरी की जरूरत पड़ने के बाद, मतलब जब वो रेस्पायरेशन करता है, यानी जब वो रेस्पायर करता है, जब फूड को ब्रेक डाउन करता है, तो भैया वो भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है। तो वो सारा काम कब करता है, वो रात में करता है। इसलिए आपने सुना होगा जो प्लांट्स होते हैं वो दिन के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, परंतु रात में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब ये कहता है कि जैसे एनिमल के पास लंग्स होते हैं, किडनी, ठीक है, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, जिनके द्वारा वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। इस प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैस एक्सचेंज, बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स फॉर देयर पर्पस। ये कहता है लेकिन उसके पास दो चीज़ें हैं, स्टोमेटा है आपका, ठीक है, और लेंटिकल्स, जो क्या करता है, ये सारा काम करता है, वो गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, देयर आर सेवरल रीजन वाई प्लांट कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब ये कई भी सारी चीज़ें हैं कि प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं होता। फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओवन एक्सचेंज नीड, कि हर प्लांट्स का जो पार्ट होता है उसकी एक अपनी एक नीड होती है, ज़रूरत होती है कि कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी है, कहीं कम लेनी है। देर इज़ ए वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कम गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। किसी पार्ट को ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, गैस की, ऑक्सीजन गैस की या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, या किसी दूसरे पार्ट को कम जरूरत होती है, वो अपने उसकी नीड पे डिपेंड करता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता। सभी पार्ट को, सभी लिमिट अमाउंट में सभी पार्ट को एनर्जी उतनी ही चाहिए होती है, उतनी ही सबको गैसेस ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा नहीं है। सेकंड क्या रीज़न है, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर ग्रेट गैस एक्सचेंज। प्लांट के पास कोई ग्रेट डिमांड नहीं है, ठीक है, कि उन्हें जरूरी गैस एक्सचेंज करनी ही पड़ेगी तब वो जाके वो जिएंगे। लेकिन एनिमल और ह्यूमन बीइंग के पास ऐसा है, इसलिए उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, फेफड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, वो प्लांट्स का यही कहता है कि रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट फार लोअर देन एनिमल डू। ये एनिमल से कम रेस्पायर करते हैं, ठीक है ना। ये कभी ज़्यादा रेस्पायर करते हैं जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बढ़ानी हो, यानी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करनी हो, तभी ये इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, गैस एक्सचेंज ज़्यादा करते हैं। या फिर रात में जब रेस्पिरेशन करते हैं तब ज़्यादा करते हैं। एनिमल की तरह नहीं कि एनी टाइम वो गैस एक्सचेंज करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। इसका बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। थर्ड हमारा ये है, थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैस मस्ट डिफ्यूज इवन लार्ज बल्कि प्लांट इज़ नॉट ग्रेट। ये कहता है कि बॉडी के अंदर जो एनिमल बॉडी होती है उसके पास ज़्यादा अमाउंट में मस्ट डिफ्यूज़न चाहिए होता है, गैस का, ऑक्सीजन का हमेशा चाहिए होता है सप्लाई करने के लिए, बल्कि प्लांट इज़ नॉट ग्रेट, प्लांट के पास ऐसा नहीं होता। ईच लिविंग सेल्स इन प्लांट इज लोकेटेड क्विट क्लोज टू सरफेस ऑफ द प्लांट, दिस सो फॉर ट्रू। यू में आस्क व्हाट हैपन अबाउट थिक बॉडी स्टेम्स एंड रूट। ये कहता है कि हर प्लांट के पास जो स्टोमेटा होते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो इससे ज़्यादा उनको परेशानी की दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपनी नीड के अनुसार उतनी ही ऑक्सीजन के या उतनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, अदर पार्ट के अंदर सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वुडी स्टेम होती है, ये रूट्स होती है, तो भैया आपको पता है, मैम पीछे पढ़ गए हैं कि जो वुडी स्टेम या रूट्स होती हैं उनको सप्लाई की जाती है, क्योंकि उनकी सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा या लेंटिकल्स नहीं होते हैं ज़्यादा, ठीक है। फिर इस वाले पार्ट पर इन स्टेम, ग्रीन पार्ट पे आते हैं जो हमने हाईलाइट किया, इन स्टेम
स्टेम की बात करें अगर उसकी, द लिविंग सेल ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड एंड विद द बार्क। कहता है कि जो स्टेम होती है बहुत पतली लेयर उसकी प्रेजेंट होती है, ठीक है, छाल के अंदर, जिसे छाल बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। दे आल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स। तो स्टेम के पास क्या होता है, लेंटिकल्स होती हैं, तो वह गैस एक्सचेंज वहाँ पर ईजिली क्या कर लेता है, ठीक है। और जो बाकी सेल्स होती हैं उनको गैस एक्सचेंज वो नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। तो वो क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा गैस एक्सचेंज नहीं करती हैं, उनको दूसरे पार्ट के द्वारा गैस सप्लाई की जाती है, ठीक है। दस मोस्ट ऑफ द सेल, अब ये दूसरा जो कलर का हाइलाइटर, ऑरेंज हाइलाइटर का इस्तेमाल किया, उसको देखिए। Thus, most of the cells of plant have at least a part of their surface in contact with air। ज़्यादातर जो plants होते हैं उनकी जो surface होती है वो air के contact में रहती है। This is also facilitated by loose packaging of parenchyma cells in leaves, stems and roots। ये कहता है कि जो parenchyma cells होती हैं वो loosely arranged होती हैं, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। जो parenchyma cells होती हैं वो loosely arranged होती हैं, यानी कि उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, ear sacs होते हैं, वहाँ पे ear present होती है, जिसकी वजह से उनको रेस्पायर करने की ज़रूरत कम पड़ती है, ठीक है। और वो जो चैम्बर बने होते हैं, एयर साक्स जो बने होते हैं पेरेन्काइमा सेल के बीच में, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो ईज़िली हर सेल को ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैस चाहिए होती है वो मिल जाती है ईज़िली, ठीक है। इसलिए वहाँ पर उनको ज़्यादा गैस एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात आते हैं, जैसे ग्लूकोज हमारा फूड है, ठीक है, अब इसको कंप्लीट कंबशन करना है। कंबशन मतलब ये होता है इसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो जब कंप्लीट डाइजेशन होता है ग्लूकोज का तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रोडक्ट जो होते हैं इसके ये बनते हैं। इसके साथ साथ यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज़ गिवन आउट एज ए हीट। और जो इसके अंदर एनर्जी मिलती है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकल के आ जाती है, जिसका ये फार्मूला दे रखा है, इसको देख लेना, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी निकलती है आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में निकलती है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इस एनर्जी को स्टोर कर देता है एटीपी के फॉर्म में, और उस एटीपी के फॉर्म की जो एनर्जी होती है उसको बाकी प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी है, ठीक है। अब बात है प्लांट सेल, नीचे आ जाओ इस पर, येलो हाइलाइटर पे इसके। प्लांट सेल यूजेज इज टू कैटेगराइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज ए हीट। ये कहता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें एकदम से नहीं तोड़ते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एक सीरीज़ में होती है, तो सारी की सारी एनर्जी इसमें लाइब्रेट नहीं होती है, हर एक स्टेप के अंदर थोड़ी थोड़ी एनर्जी लाइब्रेट होती है, जिसमें एटीपी फॉर्मेशन होती है, एक साथ नहीं बनती है एटीपी इकट्ठी, ठीक है। तो प्लांट सेल यूज is to catabolize the glucose molecule in a such a way that not all the liberated energy goes out as a heat। तो सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में एक साथ नहीं निकलती है। The key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some step to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis, ठीक है। वो सब वही जो मैंने आपको बताया कि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, एक स्टेप में सारा काम नहीं होता, मल्टीपल सीरीज स्टेप के अंदर इस एटीपी की फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस होती है एटीपी की, ठीक है, बनती है। सिंथेसिस मतलब भी बनना होता है, फॉर्मेशन मतलब भी बनना होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड, आपको पता है कि ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी एज ए प्रोडक्ट। यानी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जब ऑक्सीजन मिलती है तो रेस्पिरेशन होता है, और जब उसके प्रोडक्ट जो बनते हैं बाकी के रेस्पिरेशन होने के बाद तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एनर्जी है, ठीक है। इसका मतलब ये कि कंबशन यानी दी कंबशन रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब ये रिएक्शन होगा नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। इसके बाद नीचे आ जाइए, फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लांट लिव्ड इन द एटमॉस्फेयर दैट लैक्ड ऑक्सीजन। अब ये ज़रूरी भी नहीं है, अगर आपको कंप्लीट ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज का तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसा भी था पहले ज़माने के अंदर, हमें आज से काफ़ी साल पहले जब फर्स्ट सेल थी धरती पर, जो क्या करती थी, फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लैनेट लिव्ड इन एटमॉस्फेयर दैट लैक्ड ऑक्सीजन। वो सेल ऐसी थी जब हमारा एटमॉस्फेयर जो था उसमें ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तभी वो जो सेल थी वो फूड को डिकम्पोज करती थी,
ठीक है, यानी उसका रेस्पिरेशन होता था, लेकिन वो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता था। और आपको पता है कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई फूड डाइजेस्ट होता है उसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे उसके लेक्चर के बारे में। तो इतना जान लीजिए कि सबसे पहले हमें पढ़ना है ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, इवन प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेवरल दैट आर एडेड टू एनारोबिक कंडीशन। इस समय भी आप देख पाएंगे कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती तब भी रेस्पायर करते हैं, जिसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, आगे भी पढ़ेंगे। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोजिशन करता है, रेस्पिरेशन करता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वो एक एनारोबिक कंडीशन होती है। ये लास्ट वाला जो पार्ट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये कहता है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, उनके पास जो मशीनरी होती है वो एंजाइमेटिक मशीनरी होती है। उससे वो क्या करता है, ग्लूकोज को पार्शियली तो ऑक्सीडाइज कर लेता है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं होती तो पार्शियली क्या कर लेता है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, यानी पार्शियली इसको ऑक्सीडाइज कर लेता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस ये होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की सहायता से वो क्या करते हैं, एंजाइम की सहायता से उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, लेकिन पार्शियली यानी आधा, पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ब्रेक डाउन की, ग्लूकोज से क्या बन जाता है, उनका पायरुविक एसिड बनता है। यानी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे प्रेजेंस हैं, चाहे वो ऑक्सीजन लेते हों चाहे वो ऑक्सीजन नहीं लेते हों, वो क्या करते हैं, एंजाइम्स के द्वारा अपने ग्लूकोज को पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, सभी के सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं धरती पर। ठीक है, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है ना, यानी इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत बाद में पड़ती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्लूकोज को पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और जो ऑक्सीजन ले लेते हैं वो पायरुविक एसिड को कंप्लीट तोड़ देते हैं, और जो ऑक्सीजन नहीं ले पाते वो पायरुविक एसिड को या तो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पायरुविक एसिड को या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ तक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक बनने का सबके लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस सेम ही है। सही है, क्योंकि ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इस वीडियो का, इस लेक्चर का अगर आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है, अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। अब ये कम्प्लीटली हम लोग इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है। ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस जो होती है इसकी, वो कितनी होती हैं, लगभग 10 स्टेप होते हैं इसके। ठीक है, 9-10 स्टेप होते हैं इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्योंकि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। देखते रहिए हमारा चैनल। ठीक है, और जिसको ये वीडियो समझ में नहीं आती है, ये लेक्चर समझ में आता है, कृपया पहले हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे देखिए, उसको देखिए, उसके बाद अब यहाँ पर आइए तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल बटन दबाना ना भूलें। ओके, बाय बाय।